तो चलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, या इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग तो देखो, ये फोर्सेज क्या होते हैं? डिफरेंट देन कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे देखो, यहाँ O और H के बीच में क्या बना है? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इस वाटर के साथ एक इंटरेक्शन है, उसी इंटरेक्शन का नाम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों उसको इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? अब इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ना है। अब ये जो फोर्स है कहाँ कहाँ हो सकता है भाई? पार्टिकल्स के बीच में। कौन कौन से पार्टिकल्स? मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। ठीक, इन्हीं सारे फोर्स को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो, इन्हीं की वजह से हम लोग स्टेट ऑफ मैटर नहीं पढ़ते हैं, गैस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। क्यों देखो ऐसा हुआ? अगर देखो पार्टिकल फील्स लिटिल अट्रैक्शन फ्रॉम वन अनदर, इनके बीच में स्पेस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ये गैस के फॉर्म में होगा। जैसे वही वाटर है, वाटर के बीच में क्या हुआ? इंट्रैक्शन बहुत कम हो गया तो गैस के फॉर्म में चला गया। थोड़ा इंट्रैक्शन बढ़ा तो लिक्विड के फॉर्म में आ गया, और बढ़ा तो क्या फॉर्म में आ गया? सॉलिड के आइस के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक, फिर देखो लिक्विड में क्या हुआ? पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स बट आर फ्री टू मूव अराउंड द वन अनदर। लेकिन फोर्स कितना होता है? इतना नहीं होता है कि उनके अंदर मूवमेंट ना हो पाए। तो मूवमेंट होता है ना लिक्विड में। सॉलिड में देखो क्या हुआ? इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन द ऑर्डर अरेंजमेंट। ये डिसऑर्डर अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, जिससे मार्फत सॉलिड होता है। ठीक है तो ये आपके बारे में क्या बोल रहा है? देखो सब, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से है। तो पूछा जाए, बताओ भाई, इन तीनों में सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पाया जाता है? तो बोलते हैं ना, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लिक्विड में कम होते हैं। सबसे कम किसमें होते हैं? गैस में होते हैं। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहा है, और यही सब पढ़ना हमको इस टॉपिक में। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वंडरवाल फोर्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो देखो जनरली कौन कौन से फोर्स पढ़ते हैं हम लोग? आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ये कब होगा? आयन होगा और एक पोलर मॉलिक्यूल्स हो। ठीक, जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसा, देखो देखिए, जैसे Na है, पानी के अंदर गया और ये वाटर इसके साथ है, बताइए, तो वाटर का इससे इंट्रैक्शन हो गया, बताइए। ये कैसा? देखो पोलरिटी इसके अंदर होती है, बताइए, बोलो। तो अब आयंस और पोल का मोलरिटी, सॉरी, पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया? बताइए, इंट्रैक्शन हुआ। इसी का नाम क्या पड़ेगा? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? देखो हम लोग, एक डाइपोल HCl है और दूसरा डाइपोल HCl फिर है, तो दोनों के बीच में देखो पोल्स बनेंगे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे बताइए स्लाइटली। बोलिए। अब इन्हीं के बीच में इंटरेक्शन हो गया, तो दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन, तो नाम क्या पड़ेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसके देखो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है भाई? जैसे मान लो Cl माइनस है और इसके बगल में रखा हुआ है I, और I रखा हुआ है। अब देखो I के पास क्या, बताइए, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन Cl के पास नेगेटिव चार्ज है ना। अब ये इसको इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करने से क्या होगा? इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इसको हमने क्या बोल दिया? आयन इंड्यूस डाइपोल। पहले डाइपोल था नहीं, और डाइपोल हमने बनाया। ठीक है, उसका जो कह रहा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये कब होता है बताइए? आइटम में मिलेगा आपको, या कहाँ मिलेगा? सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जैसे O2 में Cl2 मिलेगा आपको। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसे होमोटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं हम लोग या कैसे तो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगा आपको। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं, या डिस्पर्सन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ये। और ये होता क्यों, बताइए भाई? ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे थे, मूव कर रहे थे क्लाउड में, सडनली क्या हुआ बताओ? इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड कहीं का बढ़ गया जस्ट मूवमेंट के लिए, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसको इंड्यूस करेगा, इस पे भी क्या जाएगा बताओ? स्लाइटली पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले इनके बीच में कोई चार्ज नहीं थे। अब क्या हुआ? मूवमेंट की वजह से, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज की वजह से क्या हुआ? जस्ट मूवमेंट, यहाँ पे पोलरिटी डेवलप हुई, और जिसकी वजह से उसने बगल वाले भी एटम मॉलिक्यूल्स को पोलर बना दिया। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये तुरंत बनेगा डाइपोल, ठीक है, ये बन के रहेगा नहीं हमेशा, ये हमेशा देखो परमानेंट होगा डाइपोल, समझ रहे हैं। फिर लिखा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या भाई? कोई पहले डाइपोल था, मान लो Cl, अब इसके बगल में Cl आ गया। ठीक, तो देखो ये डाइपोल था, बोलो, ये डाइपोल था पहले से, इसके ऊपर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो बताओ? इसके इंटरेक्शंस की वजह से, यानी इसके इंडक्शन की वजह से इसके अंदर भी चार्ज डेवलप हो गए स्लाइटली, बोलो। तो इसने इसको इंड्यूस किया, तो इंड्यूस क्या हो गया? इसका नाम इंड्यूस डाइपोल हो गया। और ये कैसा था? परमानेंट डाइपोल पहले से था।
तो ऐसे टाइप के फोर्स हमको जानना होता है, ठीक है, इन डिटेल। तो बेसिकली देखो यही पढ़ना है, लेकिन देखते हैं हम लोग। देखो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, एच बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या बेसिकली, देखो तो ये टाइप का इंटरेक्शन है, देखो ये भी एक टाइप का क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन इसको हम लोग सुपर डाइपोल फोर्स भी बोल सकते हैं, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिंक सुपर डाइपोल बोल सकते हैं। ये दिया किसने था, 1920 में लेटिमर रोडबुश नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस क्या है, एच एटम यहाँ इन्वॉल्व जरूर होगा और किससे अटैच हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। और मोस्ट कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, ऐसा तो फॉन याद कर लो, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो भाई अब क्या बात करते हैं बताइए, ये क्यों दिया गया भाई, टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लिक्विड स्टेट जस्ट लाइक वाटर, HF, अमोनिया, फॉर्मिक एसिड, ये सब लिक्विड स्टेट में आ गए। तो क्यों आए भाई, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग की वजह से, ठीक। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, बिटवीन कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन आइटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स या आइटम के बीच में, ठीक है। तो देखो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा, अब देखो जैसे यहाँ पे HF है, बोलो, देखो ये भी तो डाइपोल है, देखो ये भी डाइपोल है, लेकिन इस डाइपोल में H एसम इंट्रोड्यूस हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, H बॉन्ड। तो देखो एक H है, ये कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है किससे, फ्लोरीन से, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव से किसमें अट्रैक्टेड हो गया, अदर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड हो गया, ठीक। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, H बॉन्ड। देखो ऐसे वाटर में देखो इसका O और इसके H में इंटरेक्शन हो गया, ये भी क्या हो गया, H बॉन्डिंग। अमोनियम देखो इसका N और इसका H इससे अट्रैक्टेड हो गया, तो नाम क्या पड़ गया इसका, H बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन दिखाया गया, ये आपको दिखाया गया अमोनिया मॉलिक्यूल्स का, ठीक। उसका देखो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली शोन बाय द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक्सेप्ट इन सम केसेज, कुछ आर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होंगे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा था, बताओ Cl इज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cm इज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज नाइट्रोजन बट डू नॉट फॉर्म द H बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बात की साइज बड़ी हो जाती है। तो देखो इसकी खास बात क्या देखो है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड क्या होगा, लाई बिटवीन 8 किलो जूल पर मोल टू 42 किलो जूल पर मोल। ये वीक बॉन्ड है बट स्ट्रांगर देन वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बाकी फोर्स से क्या होगा, स्ट्रांग। कौन कौन से फोर्स, वंडरवाल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ओके, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग होगा। फिर इट इज आल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये भी टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, बट यहाँ पे H इन्वॉल्व हो गया ना। उसका देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। फिर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगी बताओ, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम मोर विल बी द H बॉन्ड। तो HF के बीच में जो H बॉन्ड होगा ना सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, किसके रेस्पेक्ट में, H और O के, और उससे ज्यादा स्ट्रांग कौन, इससे ज्यादा कौन होगा बताओ। इसके बाद सबसे नंबर कम किसका आएगा, H और N वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा, HF वाला, उसके बाद वाटर का, और उसके बाद किसका आएगा, अमोनिया वाला, ठीक है। अब कंडीशन देखो याद करनी है आपको है, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज FON, ठीक है। तो किससे बॉन्ड होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और कौन से हैं आपके पास, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मॉल। तो दो कंडीशन आपको ध्यान देना है, एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और सेकंड उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइज क्या हो, स्मॉल हो। अगर दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगी तो H बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे नहीं बोले थे अभी, देखो HCl के बारे में, देखो जैसे कहेगा बताओ HCl और HF में से देखो, और एक आपको दे देगा अमोनिया। अब देखो Cl का भी 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अमोनिया में N का भी 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इसके पास H बॉन्ड बनेगा। क्यों, एक तो साइज छोटी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसमें H बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझ में आई। तो दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। फिर देखो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ऑफ अटैच एलिमेंट अटैच टू H, ठीक। जैसे Cl और N से अटैच है तो साइज छोटी है, Cl से अटैच है साइज बड़ी हो गई ना, तो H बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी क्या हो जाए, कम हो जाएगी। फिर देखो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड हो गया। अब वेरी स्ट्रांग H बॉन्ड अकर्स इन द एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन फ्लोराइड
टू फॉर्म MHF2। ठीक है, तो ये भी बनता है। ये क्यों बनता है भाई? बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रांग H बॉन्डिंग की वजह से, यानी मेटल का बनेगा फ्लोराइड। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सकर्स इन HCN में भी होता है। यहाँ पे क्यों होता है? ड्यू टू CN, देख रहे हो CN में ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई तो C मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा ना, sp कार्बन हो गया अभी। ठीक है, sp ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इंक्रीजेज, तो कब बढ़ेगी देखो भाई ये, तो HCN में देखो दिखाया गया H बॉन्डिंग आपकी, बोलो इसका आयन इसके H के साथ बॉन्डेड हो गया, यहाँ भी आपको मिलेगा H बॉन्डिंग मिलेगी। उसके बाद देखो नो H बॉन्डिंग एज एंड डज नॉट है लोन पेयर्स। अब देखो यहाँ पे अब पूछा जाए अमोनियम आयंस पे H बॉन्डिंग होगी, तो अमोनियम आयंस पे H बॉन्डिंग में N पे लोन पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं होगी। फिर देखो जैसे यहाँ पूछा के बताओ ट्रिपल बॉन्डेड C, देख रहे हो फिर कितना बताओ 50% कैरेक्टर है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे भी H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्यों थी? N की वजह से विथ लोन पेयर। अमोनियम आयंस में क्यों नहीं थी? क्योंकि इस पे लोन पेयर नहीं था। और यहाँ देखो कार्बन भले 50% sp कैरेक्टर्स है ना, बोलो 50 कैरेक्टर्स है sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन यहाँ पे भी H बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बात समझ में आई? अब देखो दो टाइप का H बॉन्डिंग होता है, एक बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और एक का नाम क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर में दो टाइप का होता है, होमो इंटरमॉलिक्यूलर और हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। तो होमो का मतलब समझ रहे हो क्या हो जाए? जिसे वाटर वाटर के बीच में हो गया तो होमो इंटर हो। अच्छा, इंटर का मतलब बिटवीन टू और इंट्रा का मतलब विद इन वन, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल, याद है बताए थे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो गई, इससे रिंग बनता है, रिंग चिलेशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो इंट्रा को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं क्या? चिलेशन, यानी रिंग फॉर्मेशन। ठीक, इंटर में क्या है? बिटवीन टू के बीच में है। अब दो वाले जो अलग अलग हो सकते हैं, अगर अलग दोनों हो गए, जैसे अल्कोहल वाटर ले लिया तो नाम पड़ेगा हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। अगर हमने दोनों वाटर ले लिया उसके बीच बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर। तो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होता है? अब देखो हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की, तो देखिए भाई क्या होना चाहिए भाई? इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम आर डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे देखो HF में, तो देखो HF के बीच में H बॉन्डिंग है, वाटर में देखो वाटर के बीच में है, एल्कोहल में देखो एल्कोहल के बीच में है। ठीक, अब एक एल्कोहल वाटर ले ले हम लोग मान लो, तो एल्कोहल वाटर में देखो H बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो जब दो के बीच में होगा तो उसका नाम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर। अब बात करें होमो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? जैसे वाटर वाटर में हो गया, HF में हो गया, बात समझ रहे हैं? अब हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर देखो एल्कोहल वाटर का देखो, देख रहे हो एक मॉलिक्यूल एल्कोहल, दूसरा क्या है? वाटर, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। फिर देखो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या है भाई? एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, देख रहे हो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। इसके एग्जांपल क्या? आर्थोनाइट्रोफिनॉल अब आगे आते हैं। ठीक है, देखो हम लोग ये क्या है? डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, याद है DMG पढ़े थे हम लोग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आता था, तो चिलेशन होता था, यहाँ भी रिंग फॉर्मेशन देखो H बॉन्डिंग बनती थी। तो पूछा था कितने H बॉन्ड देखो बन रहे हैं? दो H बॉन्ड बन रहे हैं देखो यहाँ पे। अब देखो इसकी कंडीशंस क्या है भाई इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की? तो पहली कंडीशन देखो क्या है? द रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड बी प्लेनर। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए रिंग। उसको देखो 5 या 6 मेंबर रिंग शुड बी फॉर्म्ड। रिंग में कितने मेंबर होने चाहिए? 5 या 6, इससे कम में नहीं होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ देखो, अगर हम इसकी बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6 देखो मेंबर हो गए, बोलो अरे निखिल, ये 2 N इधर OH और O, तो रिंग बना एक, 6 मेंबर हो गए, बात समझ रहे हैं? फिर इंटरेक्टिंग एटम शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर इज मिनिमम स्ट्रेन ड्यूरिंग द रिंग क्लोजर। मतलब यहाँ पे रिपल्सन कम से कम होना चाहिए। जब रिंग बंद हो तो उनमें रिपल्सन सबसे कम से कम हो, तो ये कम कम होगा जब रिंग की साइज बड़ी होगी, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तभी ना ऐसा होगा, बोलो। फिर देखो नेक्स्ट क्या रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग रिजल्ट इन एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, thus molecules come closer to one another and consequently melting point, boiling point, viscosity, surface tension सब बढ़ जाएगा। कब? जब इंटरमॉलिक्यूलर होगा तब। ठीक है, इंट्रा में देखो क्या है? टेक प्लेस इन, अच्छा इन इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या होगा बताइए? टेक प्लेस इन एसोसिएशन, साइक्लाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस। ठीक है, इन प्लेस ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे साइकिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इंट्रा में एसोसिएशन नहीं होगा, लेकिन इंट्रा में क्या होता है? एसोसिएशन होता है। तो नहीं पूछा था, बताओ आर्थो वाले क्या होते थे? कम, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता था आर्थोनाइट्रोफिनॉल वाले का, पैरा से। क्यों? क्योंकि पैरा में एसोसिएशन हुआ,
लेकिन आर्थो में क्या हुआ, आपस में बॉन्डिंग कर लेते थे ना, तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाता था। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके। देखो फिर देखो, दिस टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग इज मोस्टली अकर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जनरली कौन से मिलता है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है जनरली। ठीक है, कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखो जैसे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ चिलेशन, देखो देखो रासुना टुकना देख रहे हैं आप। अब देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गए। बोलो, ये देखो क्या है, सैलिसल्डिहाइड है। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर यहाँ पर भी हो गए। यहाँ देखो ये क्या है, फ्लोरिक एसिड, आर्थोफ्लोरिक एसिड। 1 2 3 4 5 मेंबर हो गए। बोलिए, यहाँ देखो क्या है, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोएट। ये देखो क्या है मेंबर में, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर यहाँ पर भी हो गए। तो रिंग का फॉर्मेशन जब भी होगा तो 5 से 6 मेंबर होने चाहिए। ठीक, ये सब इसकी कंडीशन है, किसकी, इंट्रामॉलिक्यूलर की। अब देखो, करेक्ट टू अंडरस्टैंड द अबव फैक्ट सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, बोलो फ्रक्टोज, एथिल अल्कोहल, ये सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। याद हम लोग पढ़ते थे कोवलेंट बॉन्ड में, कहते सारे कोवलेंट कंपाउंड हैं, ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन ये सब सॉल्युबल हो जाते थे, क्यों, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। याद है, अब पूछा था, बताओ ग्लूकोज सॉलिड के फॉर्म में क्यों आता है, तो पता है भी, मोर एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग की वजह से। याद, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, एक CHO ग्रुप, उसके 5 अल्कोहलिक ग्रुप थे, तो 5 बार उसके पास OH था। याद है कुछ, तो 5 OH का मतलब मोर एच बॉन्डिंग, इसलिए ग्लूकोज कैसा हो जाता है, सॉलिड के फॉर्म में चला जाता है। चलिए, तो देखो इन दिस कंपाउंड OH बॉन्ड इज प्रेजेंट विच फॉर्म H बॉन्डिंग विद द OH बॉन्ड ऑफ वाटर। तो देखो वाटर है, अल्कोहल लिया, H बॉन्डिंग बनाया, डिजॉल्व हो गया। सुक्रोज है, पानी में डाला, H बॉन्डिंग बनाया वाटर के साथ में, डिजॉल्व हो गया। ठीक, फिर देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, इट्स मॉलिक्यूल्स आर फाउंड क्लोज टू ईच अदर, thus it exists in so liquid state, whereas big size of sulfur and low electronegativity restrict H bonding in H2S। तो पूछा जाता है ना कि वाटर लिक्विड के फॉर्म में क्यों पाया जाता है और H2S क्या गैस के फॉर्म में क्यों पाया जाता है। यहाँ भी बात किसकी करेंगे हम, H बॉन्डिंग की, क्योंकि H बॉन्डिंग हुई तो क्या वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ गया, तो वाटर किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में आ गया। किसके रिस्पेक्ट में, H2S के रिस्पेक्ट में। तो बात समझ में आ रही है, बोलिए। अब देखो भाई, इफेक्ट ऑफ, हम लोग बात करते हैं H बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा भाई, देखो सॉल्युबिलिटी पे इसका इफेक्ट होगा। जैसे बताए थे ना, देखो सुक्रोज सॉल्युबल हो गया, अमोनिया सॉल्युबल हो गया। क्यों सॉल्युबल हुआ, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग की वजह से। विस्कोसिटी, गाढ़ापन, जैसे पूछे ग्लिसरीन, ग्लाइकॉल और एथिल अल्कोहल में से गाढ़ा कौन होता है, तो ग्लिसरीन गाढ़ा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मोर H बॉन्डिंग। ठीक है, उसका देखो बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड करती है। अगर हम लोग जनरल बात करें तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, मोलर मास पे ना। बोलिए, हम लोग नहीं पढ़ते थे कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन मोलर मास। तो देखो जनरली क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बोलिए, या मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन देखो यहाँ पे भी किस पे डिपेंड करेगी, H बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करेगी। तो देखा जाता है, देखो वाटर का मास कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर की क्या हो गई, ज्यादा। तो पूछेगा क्यों ज्यादा हो गई भाई, तो बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। ये सब भी जानेंगे इसमें हम लोग। फिर फिजिकल स्टेट बताए थे भी आपको, वाटर लिक्विड के फॉर्म में हो गया और H2S गैस के फॉर्म में चला गया। या ग्लूकोज के बारे में पूछा जाए तो ग्लूकोज सॉलिड के फॉर्म में हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ मोर H बॉन्डिंग। फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, यदि बताए थे हम लोग, याद है एसिड बेस बताए थे कि सैलिसिलिक एसिड क्या था, बताइए, एसिडिक ज्यादा हो गया था, क्यों, क्योंकि H निकलने के बाद क्या हुआ था, उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया था। ये सब चीज हम जानते हैं। फिर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखो क्या है भाई, वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी और विस्कोसिटी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो जैसे सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, देखो बेटा हम लोग, तो सॉल्युबिलिटी में देखिए क्या हो जाएगा भाई, देखिए सॉल्युबिलिटी में तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। बोलिए, अब देखो अल्कोहल डाला पानी के अंदर, इनके बीच में क्या हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताइए, बढ़ जाएगी। यही चैप्टर आता है सोल्यूशन, पूछा जाता है वहां, बताओ ये कैसा बताओ डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन की नेगेटिव डेविएशन। तो देखो वाटर के बीच में हमने डाल दिया एथिल अल्कोहल, तो वाटर का एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग था, अब एच बॉन्डिंग क्या हो जाए, थोड़ी वीक हो जाएगी, और जहां फोर्स वीक हुआ वो पॉजिटिव डेविएशन में चला जाता था, याद है। और ये जब नाइट्रिक एसिड से बात किए थे ना, एसिड प्लस वाटर, तो उसमें क्या होता था बताइए, अब फोर्स ज्यादा हो जाएगा स्ट्रांग,
ठीक है। जब हम एसिड मिलाएंगे पानी के अंदर तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ज्यादा स्ट्रांग क्यों होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो सोल्यूशन यहाँ भी बनना, सोल्यूशन वहीं बनता, बस उसका इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स क्या अलग थे ना दोनों में। अब देखिए कीटोन, ईथर, एल्केन, EtCr इनसॉल्युबल। कीटोन डिजॉल्व नहीं होगा पानी में, ईथर नहीं डिजॉल्व होगा, लेकिन पानी डिजॉल्व नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास एच बॉन्डिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन डाई मिथिल ईथर सॉल्युबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। वाइल डाई एथिल ईथर पार्शली सॉल्युबल ड्यू टू बल्की ईथर ग्रुप, एच बॉन्डिंग इंटरप्ट। इसका मतलब क्या देखो कि अब जैसे जैसे बल्की ग्रुप बढ़ेगा ना तो एच बॉन्डिंग को इंटरप्ट करेगा, या तो हिंड्रेंस करेगा या तो मास्क कर लेता है। इसी वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाती है। तो देखो पूछा जाए भाई एल्कोहल और ईथर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो एल्कोहल मोर सॉल्युबल होगा। ईथर देख रहे हो भाई वो है, और दो साइड कार्बन इसके पास आ गए, और वही की वजह से इसमें इंटरेक्शन होता है ये, इसलिए देखो यहाँ पे इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, जैसे C2H2 हाईली सॉल्युबल इन एसीटोन। C2H2 क्या, इथाइन, मोर सॉल्युबल इन एसीटोन बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग बिटवीन, बोलिए, C2H2 एंड एसीटोन। लेकिन कार्बन इन इथाइन इज sp हाइब्रिडाइज होता है विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज ए रिजल्ट देयर इज ए डीप डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। देखो ये क्या बात कर रहा है, एसीटोन में देखो सॉल्युबल हो जा रहा है, तो क्यों सॉल्युबल एसीटोन में ये, बिकॉज दे विल फॉर्म एच बॉन्डिंग, ठीक है। फिर देखो पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसके बारे में बात कर लेते हैं देखो हम लोग। तो देखो पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैन फॉर्म एच बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल सो इट कैन डिजॉल्व। तो पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है क्या, बताइए क्या फॉर्मूला इसका होगा भाई, पैरा पे हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड, यही ना देखो बेंजल्डिहाइड है, रिंग पे CHO और यहाँ पे क्या लगा दें हम लोग OH, तो यही आपका क्या हो गया बताइए, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये भी वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल। तो ड्रा लो स्ट्रक्चर बगल में बना लो ऐसा जरा सा, तो बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो गोल बनाइए बेटा, गोल गोल बनाना बहुत जरूरी है आपको लाइफ के लिए। गोल समझते हैं ना, पर डे गोल बनाओ कि हमको इतना पढ़ना है, आज हमको टॉपिक खत्म करना है, नहीं खत्म होता तो उठना नहीं हमको है। उसे जो गोल बनाओगे ना तो धीरे धीरे पता है अपने अंदर खुद ही एक अपने आप डेवलपमेंट होगा चीजों का। गोल बहुत जरूरी है, समय आगे गोल बनाने का, एकदम फोकस करो। और कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, ये सब सिर्फ कहने वाली बातें, ठीक है। कि बच्चा कमजोर है, बच्चा नहीं कर सकता है, सब कमजोर होते हैं, लेकिन जो बच्चा गोल बना के मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। आपको कोई नया काम करना नहीं, आपको वही काम करना जो अभी तक कर रहे थे ना भाई, कोई नया काम तो करना नहीं, उसी को थोड़ा एफिशिएंसी के साथ करो। अब देखो इंटर में क्या देखो है, देखो सॉल्युबिलिटी घट जाए, क्यों घट गई देखो, अब जो एच बॉन्ड बनना चाहिए था वाटर के साथ में, देखो आपस में एच बॉन्ड बना लिया, देख रहे हो, जैसे वो तो इंट्रोवर्ट हो गया। देखो तो एक्सट्रोवर्ट बाहर के लोगों से जुड़ते हैं, ये अपने ही जुड़ गया आपस में, ये इंट्रोवर्ट हो गया, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रो तो इंट्रो, अपने अंदर सब कुछ करने लगे हम लोग, इसलिए सॉल्युबिलिटी इनकी क्या हो जाती है बताइए, घट जाती है। तो बात समझ में आई। तो ये क्या देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक। फिर देखो सॉल्युबिलिटी, अब देखो बाई पूछा था, बाई कार्बोनेट एस ब्लॉक में पहुंच गए, देखो हम लोग कहां तक, हम पूरे एच बॉन्ड को एक साथ दे दिए, ठीक है। इसके अंदर कहां का एच बॉन्ड पढ़ सकते हैं देखो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियड टेबल्स। अब देखो इन बाइकार्बोनेट आयन देखो, तो बाइकार्बोनेट में क्या ही ना देखो, बाइकार्बोनेट होता है H, बोलिए क्या बताइए आपका बाइकार्बोनेट आयन से, देखिए क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए तो HCO3 माइनस, यही ना बाइकार्बोनेट होता है। तो देखो ये बनाएगा, देखो HO, C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव। अब देखो इस निगेटिव के सेट के साथ इंटरेक्शन हो गया, अब देखो 1 2 3 4 मेंबरिंग बन गए, और देखो बीच में इसके देखो बॉन्ड्स आ गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना बताओ, इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ये बताओ स्टेबिलिटी इनकी बढ़ गई, इससे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी। फिर देखो ये सब की बात करें हम लोग, एल्कली अर्थ मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स की बात की जा रही है। डाउन द जैसे नीचे आओगे साइज बड़ी होती जाएगी ना सेंट्रल एटम की, बोलो, ठीक है। और उसके बाद देखो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए, एच बॉन्डिंग से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर देखो ड्यू टू एच बॉन्डिंग, अब बॉन्ड देखो डेवलप हो गए, देखो स्पेस डेवलप हुआ, बोलिए, विच इज ऑक्युपाइड बाय मेटल कैटायंस
Now as the size of metal cation increases, that bonding begin to weaken and hydration of bicarbonate becomes easily result in increasing its solubility. अब देखो जैसे ही हम लोग क्या हुआ बताओ क्वार्ट्ज बना, इसमें तो वो लिथियम आयन चला गया, बोलो सोडियम आयन चला गया, पोटेशियम इसके क्वार्ट्ज में जाएगा, और जैसे जाएगा बताओ इस बॉन्ड को क्या तोड़ेगा बताइए, बोलिए, और सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड डिक्रीजेज, भाई अब इसके बॉन्ड्स में छोटा एटम था तो मोर पावर थी इस बॉन्ड की, जब साइज बड़ी होती जाएगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा बताओ, और कमजोर होगा तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, अब पानी में बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो देखो चांस ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए, इंक्रीजेज, ठीक। तो ये आपका था बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी के बारे में। फिर देखो डेंसिटी बात पूछा जाता है भाई, वाटर की डेंसिटी पूछा था ना, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, आइस से ज्यादा होती है ना, बोलो, तभी ना देखो आइस फ्लोट करता है पानी में। तो ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर बिकॉज ऑफ ओपन क्वेज स्ट्रक्चर। तो देखो भाई आइस देख रहे हो, स्पेस देख रहे हो कितना ज्यादा इसके अंदर है, स्पेस होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी क्यों, देखो एच बॉन्डिंग की वजह से। फिर देखो इसमें पूछा जाता है, ये बताओ कितने, बताओ ये बॉन्ड्स जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, उसका होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। देखो दो इसके अंदर नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है और दो देखो इसके अंदर एच बॉन्डिंग है। तो पूछा था जो sp3 है ये टेट्राहेड्रली यहाँ पे क्या है, ये अटैच है, बात समझ रहे हैं। तो टेट्राहेड्रली देखो यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ पे देखो, ठीक, क्यों, दो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और दो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं यहाँ पे, एच बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक। तो इसी वजह से क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसकी, आइस की। बात समझ में आई, बोलो। तो वाटर बिकम सॉलिड ड्यू टू 4H बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ 4H बॉन्डिंग की बात करेंगे हम लोग, एमंग वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द टेट्राहेड्रल मैनर। तो यहाँ पे 4H बॉन्डिंग बनेगा जो टेट्राहेड्रल मैनर्स में बनेगा, ठीक। तो बात समझ में आई बेटा, बोलो। चलो आगे देखते हैं भाई हम लोग। तो आइस की कंडीशंस हो गई। देखो वाटर में देखो क्या है भाई, देखो वाटर में देख रहे हो, वाटर में क्या होगा भाई, ऑन हीटिंग आइस जब गर्म करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल गो इनटू द केज। पानी में कहाँ चला, इसके चला गया, बताओ इसके स्पेस में चला गया, स्पेस कम हुआ ज्यादा हुआ, स्पेस कम हो गया ना, तो डेंसिटी क्या हो गई इसकी, बढ़ गई। तो देख रहे हो विद डिक्रीज द वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या होती है इसकी, इंक्रीज कर जाती है। फिर तो डेंसिटी ऑफ वाटर की मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बिकॉज बियॉन्ड 4 डिग्री मोर थर्मल एक्सपेंशन अकर्स एंड विच इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द डेंसिटी। बात समझ रहे हैं। तो जो हम नहीं लिखते हैं, हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं ना डेंसिटी वाटर की, बोलो बोलो भाई, लिखा था ना वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml, ठीक। अब देखो आइस में 4H बॉन्डिंग बनेगी, वाटर में देखो 2H बॉन्ड बनेगा, देख रहे हो वाटर में 2H बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और वाटर वेपर्स में कोई H बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जब वेपर के फॉर्म में चला गया तो उनमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या हो जाता है भाई, सबसे कम हो जाएगा ना। अरे वाटर बहुत दूर दूर चले जाएंगे, उनमें H बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म, बोलो। तो देखो यहाँ डेंसिटी का दो ग्राफ दिया है, देखो मैक्सिमम डेंसिटी देखो कहाँ पे हो रही है, देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, समझ रहे हैं, कब हो रही, कितना, 1। उससे पहले भी कम होगा, उसके बाद भी क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ज्यादा डेंसिटी इसकी कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बात समझ में आई, बोलिए। अब देखो विस्कोसिटी की बात कर ले हम लोग। तो देखो बेटा विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन ना, बोलते गाढ़ा हो गया, विस्कस हो गया। तो विस्कस में क्या होता है, अब एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लिप नहीं कर पाती अच्छे से ना, तो उसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डेवलप होता है, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन डेवलप होता है, जिससे क्या होता है एक लेयर दूसरे स्लिप करने से रोकती है। या हम लोग क्या बात करते हैं उसको, हम लोग फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक। तो देखो विस्कोसिटी क्या डिफाइंड एज द डिग्री अप टू विच अ फ्लूइड कैन रेजिस्ट द फ्लो अंडर एन अप्लाइड फोर्स। तो विस्कोसिटी देखो एथिल अल्कोहल की क्या हो, देखो अब देख लो यहाँ पे, ये तो ग्लिसरीन है बेटा, इसको ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं हम लोग। और इसका आईपीसी नेम क्या लिखते थे बताइए, ये क्या है बताइए, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और इसका आईपीसी नेम क्या था बताइए, प्रोपेन, अरे पूरा लिखते थे प्रोपेन, 1,2,3 ट्राई-आल, ये लिखते थे हम लोग, बोलिए। अरे 3 कार्बन देखो, 1 2 3 कार्बन, बोलिए।
और सब पे देखो आल है, तो 1,2,3 ट्राइयल। और फिर बोले थे ई यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि लास्ट में टी आ रहा है ना, देखो यहाँ पे, ठीक। फिर देखो एथिल अल्कोहल में देखो क्या होगा भाई, कुछ ऐसा देखो, इथाइल ग्लाइकॉल देखो फार्मूला CH2OH CH2OH। तो बोले ज्यादा एच बॉन्डिंग कहाँ बनेगी, जहाँ ज्यादा OH होगा, और ज्यादा OH कहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, ग्लिसरीन में। तो बात समझ में आ रही है। तो कौन ज्यादा विस्कस हो गया, ग्लिसरीन। तो देखो नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग इंक्रीजेज, बोलो विस्कोसिटी इंक्रीजेज, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी। तो ये बात समझ में आई विस्कोसिटी के बारे में, बोलिए। तो गाढ़ा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। तो जितना ज्यादा एच बॉन्डिंग, ये कैसे पता करेंगे, जितना OH होगा उतना एच बॉन्डिंग हो जाएगी। तभी देख रहे हैं ग्लूकोज में 5 OH था, इसलिए क्या हो गया, ग्लूकोज सॉलिड के फॉर्म में चला गया, इतना विस्कस हो गया कि सॉलिड बन गया। फिर देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले हम लोग, देखो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब, इंटरमॉलिक्यूलर से, और घटेगा तो कब होगा वो, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो नहीं पूछा था आर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होते हैं, जबकि पैरा वाला ऐसा नहीं होता है। तो क्यों भाई, क्योंकि आर्थो में क्या हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई, और इंट्रा का मतलब क्या हुआ, वेपर जल्दी बनेगा, अब वेपर जल्दी बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी हो जाएगा ना उसका। तो नहीं पूछते, बताओ हम लोग अगर आर्थो नाइट्रोफिनॉल दे पैरा कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, तो स्टीम डिस्टिलेशन से। क्यों, क्योंकि आर्थो का स्टीम बनेगा जल्दी, वेपर जल्दी बनेगी, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या कम हो जाएगी। तो देखो जैसे एग्जांपल दिया, देखो कि पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग will have higher boiling point than orthonitrophenol, क्यों, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। फिर देखो ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग MPBP ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेज, जैसे देखो वाटर का ज्यादा हो गया मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल ज्यादा किससे हुआ, मेथिल डाइमेथिल ईथर से। फिर ग्रुप देखो हम लोग बात करें ग्रुप 15 की, ग्रुप 16, ग्रुप 17 की हाइड्रेट्स की बात करें, तो देखो हम लोग बात करें मास ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन देखो अमोनिया का आर्सेनिक और फास्फिन से ज्यादा हो गया, तो पूछे क्यों ज्यादा हुआ भाई अमोनिया का, एच बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ देखो वाटर का देख रहे हो, टेलुरियम सेलेनियम H2S से ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हुआ भाई, एच बॉन्डिंग की वजह से। फिर देखो HF का देख रहे हो, HI से ज्यादा हो गया, HBr से और HCl से ज्यादा हो गया, तो क्यों ज्यादा हुआ, एच बॉन्डिंग की वजह से। तो ये हम लोग ग्रुप 17, 16 और 15 के हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक। फिर देखो बट सडन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया वाटर एंड HF इज ड्यू टू एच बॉन्डिंग, है ना। फिर वाटर दे दे, HF दे दे, अमोनिया, तो बॉइलिंग पॉइंट जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग, देखो यहाँ पे एच बॉन्ड ज्यादा बनेगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी, इसलिए HF से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, वाटर का। अभी तुम बात करते हैं HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी, एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही एच बॉन्ड बनता है, और वाटर कितना बना देगा, यहाँ पे 2 एच बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बढ़ गया। फिर देखो एमीन्स की बात कर सकते हैं, देखो हम लोग एमीन्स में याद है क्या था, 1 डिग्री में क्या था बताइए, 1 डिग्री में क्या था बताओ, NH2 आता है, बोलो RNH2। 2 डिग्री में क्या होगा बताओ, R2NH, और 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, R3N। तो देखो जितना ज्यादा H उतना ज्यादा H बॉन्डिंग, तो 1 डिग्री मीन्स क्या होते हैं, मोर बॉइलिंग पॉइंट देन 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा किसका होता है, 3 डिग्री का, जबकि 2 कार्बन बढ़ेगा इसमें, लेकिन कार्बन बढ़ने की वजह से भी क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, क्यों, यहाँ पे एक स्टॉप फोर्स कौन सा आ गया, एच बॉन्डिंग आ गई, ठीक। तो देखो एक हाइड्रेट का ग्राफ दिखाएगा, देखो बेटा आपको समझने के लिए, फिर ये सब ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। तो देखिए भाई ग्राफ में क्या है भाई, ये तो ग्राफ कहाँ चले गए भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देख लेते बेटा, हाँ हम लोग ग्राफ देखिए, देखो ये आपका ग्राफ, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट दिखाया गया है और यहाँ टेम्परेचर। अब देखो भाई ये आपकी बात कर रहे हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, देखो मेल्टिंग पॉइंट देखो वाटर का कितना हो गया, 0 के आसपास, और देखो H2S का कम, बोलो H2SC का भी कम है और H2TE का भी क्या है, कम है। बॉइलिंग पॉइंट देखो सबसे ज्यादा किसका हो गया, वाटर का, बोलो देखो रहे हो कहाँ जा रहा है, 100 से ऊपर 100 हो गया बॉइलिंग पॉइंट इसका, देखो वाटर का। ऐसे ये भी ग्राफ देख लो भाई, एक ये बार ग्राफ दिखाया गया, देखो ऐसे देखो भाई CH4 SiH4 GH4 SnH4 ना, ये सब वेट पे डिपेंड कर रहे हैं, वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। लेकिन यहाँ देखो क्या हुआ भाई, अमोनिया का ज्यादा हो गया फास्फिन से भी, और किससे हो गया, ASH3 से भी ज्यादा हो गया, SbH3 के देखो थोड़ा सा कम है, और वाटर में देखो क्या हुआ, देखो भाई देख रहे हो वाटर सबसे ज्यादा हो गया, देख रहे हो HF का देखो सबसे ज्यादा हो गया, ये सब ज्यादा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। तो बात समझ में आ रही है एच बॉन्डिंग के बारे में।
तो बॉन्डिंग की पावर देख लो भाई, डीएनए में इसकी पावर है, आरएनए में इसकी पावर है। बोलिए। फिर देखो बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, बात कर लेते हैं हम लोग। तो फिजिकल स्टेट में देखो भाई, ये सब बात किए थे हम लोग पहले ही। तो देखो वाटर लिक्विड के फॉर्म में है और H2S क्या गैस के फॉर्म में है। बोलिए। तो बात समझ में आ रही है?